लोगों पर अत्याचार और उन्हें गुलाम बनाए रखने में यकीन रखती थी। दिलचस्प बात यह है कि जिस दिन माइकल जैक्सन की मौत हुई, उस दिन एक्ट्रेस सैरा फॉसेट और रॉक स्टार स्काई सैक्सन की भी मौत हुई, जो माइकल के विचारों से सहमत थे। जब हम उस डेट 6/25/2009 को ऐड करते हैं तो नंबर 6 आता है, और अगर फॉसेट और सैक्सन को इसमें जोड़ें तो 666 बनता है। तो क्या इसका यह मतलब बनता है कि इल्यूमिनाटी ने ही जैक्सन की सांसें रोक दी? जैक्सन की मौत इससे और भी आगे जाती है, क्योंकि कई लोग उनकी शहादत के वक्त उन्हें देखने गए। उन्होंने यह रिपोर्ट किया कि उनका ताबूत खाली था और उसके पास कई ट्रायंगल्स रखे हुए थे, जो कि इल्यूमिनाटी का चिन्ह है। कई ऐसा भी मानते हैं कि उन्होंने अपने म्यूजिक के जरिए जितना भी कमाया, उससे वो आज साउथ अमेरिका के चिली देश में अपनी जिंदगी आराम से बसर कर रहे हैं। खैर, इल्यूमिनाटी को आज दुनिया को खुफिया तरीके से कंट्रोल करने वाले ऑर्गेनाइजेशन की तरह देखा और समझा जाता है, जो वर्ल्ड अफेयर्स पर पूरी तरह से काबिज है, क्योंकि उसका मकसद दुनिया में फिलहाल फैले क्रिश्चियन ऑर्डर के बदले एक नास्तिक और साइंटिफिक समाजवादी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को कायम करना है। आज की इस सोच की नींव सबसे पहले 1991 में इवेंजलिस्ट पैट रॉबर्टसन ने अपनी किताब द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में डाली, और अपनी काल्पनिक कहानियों में लेखक उम्बर्टो एको की 1988 में आई नॉवल फोकॉल्स पेंडुलम, और हाल ही में नॉवेलिस्ट डैन ब्राउन की मशहूर कहानी, और हॉलीवुड के डायरेक्टर रॉन हावर्ड की उसकी फिल्म अडेप्टेशन 2009 की फिल्म एंजल्स एंड डीमंस में भी देखा गया, जहां एक तरफ कई सेलिब्रिटीज की साइन लैंग्वेज, जेस्चर्स, उनके गानों में इल्यूमिनाटी का जिक्र इस बात का सबूत माना गया है कि यह खुफिया गुट इंसान की जिंदगी के हर पहलू पर पर्दे के पीछे से नजर रखे हुए है। वहीं इस सोसाइटी का ऑफिशियल लोगो या चिन्ह इसकी ताकत, मंशा, ऑपरेशंस और कनेक्शंस को साफ साफ दर्शाता है। इसे द आई ऑफ प्रोविडेंस भी कहते हैं। क्या है कहानी इल्यूमिनाटी के लोगो की? कैसे बना इल्यूमिनाटी का लोगो? क्योंकि इल्यूमिनाटी के लोगो में एक आई प्रॉम्प्ट का यूज किया गया है। क्या है कहानी ट्रायंगल में बनी आंख वाले लोगों की? जानेंगे हमारे नेक्स्ट एपिसोड में। एक ट्रायंगल के पीछे से आपकी आंखों में आंखें डालकर ऐसे ताकती है जैसे कि आपकी जिंदगी के हर एक पहलू पर वो नजर गड़ाए है। कहने को तो ये एक बहुत ही सिंपल सा पोर्ट्रेयल है, जो कि दुनिया की सबसे ताकतवर करेंसी के नोट में भी हमें दिखता है। लेकिन इस सिंपल से लोगों का दुनिया भर में इतना खौफ कैसे फैल गया? क्या राज है इल्यूमिनाटी के इस मिस्टीरियस लोगो का, जिसे द आई ऑफ प्रोविडेंस के नाम से भी जानते हैं? क्या है कहानी इस लोगो की? चलिए जानते हैं। जब से इंसान ने होश संभाला है, कई कबीलों, गुटों और सरकारों ने अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए इंसिग्निया यानी कि खास चिन्हों का इस्तेमाल किया है, जैसे कि सल्तनत का झंडा, बदन पर टैटूज या और भी बहुत कुछ। लेकिन शायद ही कोई दूसरा ऐसा लोगो होगा जिसने 20वीं सदी में इतनी क्यूरियोसिटी जनरेट करने के साथ साथ इल्यूमिनाटी के बारे में कई अफवाहें, शक और स्कैंडल्स को जन्म दिया हो। द आई ऑफ प्रोविडेंस फ्री मेसनरी के साथ जोड़ा तो जाता ही है, लेकिन उसे खास तौर पर इल्यूमिनाटी की पहचान माना गया है। एक ऐसा सीक्रेट एलीट ग्रुप जो अंधेरों में रहकर दुनिया की तकदीर लिखता है। द आई ऑफ प्रोविडेंस कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट्स के लिए एक मौका था पर्दे के पीछे चल रहे ग्लोबल चेंजेस को पब्लिक डोमेन्स में डिस्कस करने का। इस लोगों को समझने का एक पर्सपेक्टिव यह भी सामने आया है कि यह एक तरीका है खुली भीड़ में छिपने का। लेकिन कौन हैं वो लोग जो भीड़ में छिपकर इतनी ताकत रखते हैं?
जाहिर है कि वो पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली और डिप्लोमेटिकली कनेक्टेड चंद ताकतवर लोग हैं जो बिना सामने आए अपने काम को बहुत शातिर तरीके से अंजाम देते हैं। मगर इंटरनेट के जमाने में अपने सीक्रेट्स को सीक्रेट्स ही रखना मुश्किल हो जाता है। इंटरनेट के आते ही ये बातें होने लगी कि एक ऐसा टॉप सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन है जो दुनिया में एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कायम करना चाहता है और जिसका हिस्सा दुनिया के कई लीडर्स, इन्फ्लुएंशियल थिंक टैंक्स, डेवलप्ड देशों की सरकारें, सेलिब्रिटीज और बिजनेस की दुनिया के रईस और ताकतवर लोग हैं। दिलचस्प बात यह है कि यही तस्वीर हमें यूएस के करेंसी नोट्स में भी दिखती है। तो क्या इल्यूमिनाटी इतना इन्फ्लुएंशियल है कि वो अमेरिका जैसे देश की सरकार और इकोनॉमी दोनों को कंट्रोल करता है? इस तरह के कई पोस्ट्स, सवाल और शक इंटरनेट पर हजारों लोगों ने जाहिर किए हैं। मगर अभी भी सवाल यह है कि क्या इल्यूमिनाटी वाकई एक एलीट, ऑल पावरफुल एंड इन्फ्लुएंशियल सीक्रेट सोसाइटी है? अगर दुनिया भर में सेलिब्रिटीज, पॉलिटिशियंस और बिजनेस वर्ल्ड के फेमस लोगों को देखें तो कई बार उन्हें शक के दायरे में लाकर खड़ा किया जाता है। क्या ताल्लुक है सेलिब्रिटीज का इस सीक्रेट सोसाइटी के साथ? इसके जवाब में ब्रिटिश मीडिया चैनल बीबीसी की एक रिपोर्ट में यह बताया गया कि द आई ऑफ प्रोविडेंस दरअसल एक क्रिश्चियन सिंबल था जो कि 16वीं सदी में भगवान को दर्शाने का एक आर्टिस्टिक तरीका था। इस पर 18वीं सदी आते आते कई नजरिए और शक पैदा होने लगे, लेकिन इस तस्वीर का सबसे मशहूर वर्जन 1975 में सामने आया, जब इसे द आई इन द पिरामिड नाम के पब्लिकेशन में एक मेसोनिक सिंबल की तरह दिखाया गया। ऐसा माना जाता है कि जहां एक और वेटिकन ने इस तस्वीर का इस्तेमाल पूरी तरह से छोड़ दिया, वहीं आज भी यह कैथोलिक चर्चेज में देखा जा सकता है। एक तरफ यह देखा और समझा जाए तो द आई ऑफ प्रोविडेंस का यूएस डॉलर के नोट पर होना अजीब सा लगता है। एक आंख है जिसका कोई शरीर नहीं है, तो क्या इसका यह मतलब है कि इसकी पहुंच कहीं तक भी जा सकती है? क्या यह कोई बिग ब्रदर है या कोई कल्ट जो आपकी हरकतों पर 24 घंटे नजर रखे है? वैसे पॉप कल्चर में जिम कैरी की एक बहुत मशहूर हॉलीवुड की फिल्म द ट्रूमन शो की कहानी भी कुछ ऐसे ही है। एक आम आदमी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी बसर तब तक करता है जब तक उसे सिस्टम में एक क्रैक नजर आ जाता है। उसके बाद उसकी जिंदगी तब बदल जाती है जब उसे यह पता चलता है कि उसके सबसे जिगरी दोस्त और यहां तक कि उसकी अपनी बीवी भी एक ऑल कंट्रोलिंग सिस्टम के तहत महज अपने रोल्स प्ले कर रहे हैं। वो बचपन से अब तक एक रियलिटी शो का हिस्सा था और उसकी हर एक हंसी, अचीवमेंट, लॉस, रिलेशनशिप्स, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, दोस्तियां, सब पर 24 घंटे 365 दिन नजर रखी जा रही थी। ये सोचकर सवाल जरूर उठता है कि क्या ऐसी फिल्म्स, आर्टिकल्स और पॉप कल्चर का इशारा ऐसे ही किसी ऑल कंट्रोलिंग सिस्टम की ओर है? इन बातों को हवा कुछ ऐसे ही इंसिडेंट्स से मिलती है जो असल में हमारी पूरी दुनिया को चलाने के लिए गिने जाते हैं। जैसे जनवरी 20, 2021 यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन की फॉर्मल प्रेसिडेंशियल ओथ टेकिंग सेरेमनी होती है, जहां दुनिया भर के कैमरास पर यह देखा जाता है कि उन्होंने ऑफिशियल स्वेरिंग इन के दौरान फॉर्मली इस्तेमाल की जाने वाली कैथोलिक बाइबल की जगह अपनी पर्सनल फैमिली बाइबल पर हाथ रखकर देश के प्रति सेवा की कसम खाई। उनके इस फैसले ने सोशल मीडिया पर अफवाहों और शक को फैला दिया। दुनिया भर में लोग ये पूछने लगे कि कहीं बाइडेन का ताल्लुक मेसोनिक ऑर्डर या इल्यूमिनाटी से तो नहीं। इन अफवाहों और शकों का कारण यह भी था कि ये बाइबल दरअसल बाइडेन के खानदान में 19वीं सदी से ही अपनाई जा रही थी, जिसे डुए राइम्स एडिशन के नाम से भी जाना जाता है।
ये एडिशन अंग्रेजी बोलने वाले रोमन कैथोलिक्स अपनाते हैं और इसी कारण बाइडेन के इल्यूमिनाटी के साथ ताल्लुक रखने की बातें फैलने लगी। इस एडिशन के कुछ वर्जन्स की सबसे खास बात है द आई ऑफ प्रोविडेंस, एक ऐसी तस्वीर, एक ऐसा लोगो जिसे देखकर कई लोगों के मन में इल्यूमिनाटी को लेकर शक पैदा होता है। जैसे कि इस तस्वीर में एक आंख को एक त्रिकोण या ट्रायंगल के बीचों बीच ऐसे दर्शाया गया है जैसे कि वो पूरी दुनिया पर अपनी नजर गड़ाए हो। इस तस्वीर को कई सदियों से मेसोनिक ऑर्डर और इल्यूमिनाटी का लोगो माना गया है। जैसा कि हम थोड़ी देर पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि द आई ऑफ प्रोविडेंस एक क्रिश्चियन सिंबल हुआ करता था जिसका इस्तेमाल वेटिकन ने भी किया। यूरोप के रेनेसां के दौरान इसे परमात्मा को दर्शाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। फॉर एग्जाम्पल, पोंटोर्मो की 1525 की सपर एट एमाउस पेंटिंग, जिसमें इस सिंबल को दर्शाया गया, लेकिन बाद में 1600 में इस पर भी पेंटिंग के सहारे इसे छिपा दिया गया। लेकिन क्यों? एक और दिलचस्प सोर्स 1593 के द आइकोनोलॉजिया से पता चलता है कि द आई ऑफ प्रोविडेंस परमात्मा के तेज, उनके हर जगह होने और उनकी अपार शक्ति को दर्शाने के लिए बनाया गया था। इसका अर्थ स्पष्ट है कि कई देशों, सरकारों और गुटों ने इसे एक पॉलिटिकल टूल की तरह भी इस्तेमाल किया ताकि वो धर्म के नाम पर लोगों पर नियंत्रण कायम कर सके। इसमें खास बात यह है कि जहां एक ओर ये लोगो ईश्वर की दया और आशीर्वाद को दर्शाने के लिए बना, वहीं इसे डर का औजार भी बना दिया गया। ये किसी को नहीं पता कि आखिर द आई ऑफ प्रोविडेंस बनाया किसने, लेकिन जिस किसी का भी ये आइडिया था उसने पहले से ही चलते आ रहे कई धार्मिक एस्पेक्ट्स को लेकर इसे बनाया। जैसे कि ट्रायंगल या त्रिकोण का इस्तेमाल क्रिश्चियनिटी में ट्रिनिटी ऑफ फादर एंड होली स्पिरिट को दर्शाने के लिए किया जाता रहा है। कुछ 100 साल पहले तक तो परमात्मा को भी इसी त्रिकोण के अंदर ही दर्शाया जाता था। पीछे से आती तेज किरणें परमात्मा के तेज, ज्ञान और शक्ति के सिंबल्स हुआ करते थे। तो फिर द आई ऑफ प्रोविडेंस में तो सिर्फ एक आंख ही है जिसका कोई जिस्म नहीं, कोई वजूद ही नहीं। परमात्मा को तो पहले कई और तरह से दर्शाया जा चुका है, जैसे कि वो बादलों पर सवार धरती की ओर आ रहे हैं, लेकिन सिर्फ एक ऑल सीइंग आई के जरिए नहीं। कई लोगों का मानना है कि इस तरह का डिपिक्शन देखने वाले पर एक साइकोलॉजिकल असर छोड़ जाता है। कोई ऐसा है जो आपसे ज्यादा ताकत रखता है और आपकी जिंदगी के फैसले कर रहा है। ऐसा प्रकृति में भी देखा गया है, जहां एवोल्यूशन के द्वारा कई जानवरों के बदन पर स्पॉट्स आ जाते हैं जो कि बाकी जानवरों के लिए खतरे या डर का संकेत बन जाते हैं। इंटरेस्टिंगली, सरियलिस्ट फोटोग्राफर मैन रे कहते हैं कि द आई ऑफ प्रोविडेंस दरअसल उतना ही देखता है जितना कि वो हमें खुद दिखता है। कॉन्स्पिरेसी थियरीज से परे इस सिंबल या लोगो के पीछे गहरी हिस्ट्री है जो हमें दुनिया के सबसे पहले रिलीजन तक ले जाती है। ईसा से 300 साल पहले सुमेरी नाम के एक गुट ने अपनी परमात्माओं को बड़ी बड़ी आंखों के साथ दर्शाना शुरू कर दिया। शायद इसकी मंशा लोगों में श्रद्धा बढ़ाना या फिर ऊपर वाले का डर पैदा करना था। रीजन कोई भी हो, सुमेरियों ने अपने त्योहारों के दौरान भी अपनी मूर्तियों की आंखें बड़ी बनाना और उन्हें खुलते और बंद होते हुए दर्शाने की प्रथा शुरू की। लेकिन इस ट्रेडिशन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमें इजिप्ट में मिलता है, जहां फैरो यानी कि सुल्तान भगवान बराबर माना जाता था और उसकी पूजा की जाती थी। हर एक फैरो को बड़ी बड़ी आंखों के साथ दर्शाया जाता था, यहां तक कि उनके भगवानों को भी इसी प्रकार भयानक आंखों से दर्शाया जाता था। फॉर एग्जाम्पल, इजिप्शियन माइथोलॉजी के अनुसार होरस, जो एक चील के वेश में दर्शाया गया है, उसने अपनी आंख जंग में खो दी थी और थोथ की मदद से उसे आंखें वापस मिली और तब वो आफ्टर लाइफ में जा पाया।
आज भी इजिप्ट में एक कब्र पर होरस की आंखें पेंट की गई हैं, जिसे द आई ऑफ होरस के नाम से भी जाना जाता है। इस कहानी की सबसे दिलचस्प बात है इसमें मेटाफिजिकल पावर और ताकत की नुमाइश। इस कहानी का लोगों पर असर यह हुआ कि होरस की आंख को लोग एक प्रोटेक्टिव सिंबल मानने लगे, जो कि कोई भी अपनी जेब में आसानी से ले आ सकता था। इससे उसे सुरक्षित और सही सलामत रहने का एहसास होता था। तो क्या द आई ऑफ प्रोविडेंस भी इसी तरह का कोई मॉडर्न सिंबलिज्म है? इजिप्ट के पूर्व यूरोप में भी आंखों का इस्तेमाल खतरे की निशानी और दुश्मनों के लिए एक चेतावनी के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। हमने अपने भारत में ही कई घरों की दीवारों पर डरावने राक्षसों के चेहरे देखे होंगे, जो अक्सर लाल होते हैं, लेकिन सबसे स्पेशल होती हैं उनकी आंखें, जिनमें गुस्से, ताकत और माया को दर्शाने की कोशिश होती है, शायद नजर उतारने के लिए। द आई ऑफ प्रोविडेंस एक ऐसा सिंबल या लोगो है जिसका हर कोई अपना अपना अर्थ निकाल सकता है। जहां इसे हर तरीके से इंटरप्रेट किया गया है, लाजमी है कि इसे लेकर गलत फहमियों के भी बहुत शिकार हैं। फॉर एग्जाम्पल, पोस्ट रेवोल्यूशनरी फ्रांस में जॉन जैक फ्रांसोआ ला बाबियर का 1789 का द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड ऑफ द सिटीजन में सबसे पहले द आई ऑफ प्रोविडेंस को ही डिस्कस किया गया है, जहां इसे आवाम पर एक चील की नजर करार दिया गया। वहीं 1794 में ब्रिटेन के जेरेमी बेंथम ने आर्किटेक्ट विली रेवली से एक ऐसा डिजाइन बनाने के लिए कहा जो कि एक नई जेल को रिप्रेजेंट कर सके, जहां हर एक कमरे की लगातार जांच पड़ताल हो सके। दिलचस्पी से जो डिजाइन्स रेवली ने पेश किए, उनमें द आई ऑफ प्रोविडेंस भी शामिल था, जो कानून के 3 स्तंभों दया, इंसाफ और निगरानी को दर्शाने के लिए किया गया। इसके कुछ साल पहले ही 1782 में द ग्रेट सील ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को पेश किया गया। थॉमस जेफरसन, बेंजामिन फ्रैंकलिन एंड जॉन एडम्स ने इसे डिजाइन के लिए कई इनपुट्स दिए, लेकिन चार्ल्स थॉमसन, जो कि सेक्रेटरी ऑफ द कॉन्टिनेंटल कांग्रेस थे, उन्होंने द पिरामिड एंड आई ऑफ प्रोविडेंस का आइडिया पेश किया, जो कि ताकत और सत्ता को दर्शाते हैं। तो इस इतिहास और दिलचस्प वाक्यों में इल्यूमिनाटी कहां फिट बैठता है? 1776 में बवेरिया में जन्मा और 1787 में इसके बंद हो जाने की अफवाहें अब भुला दी जा चुकी हैं। यह बात स्पष्ट है कि यह सीक्रेट ग्रुप आज भी अपने कई कारनामों और कंट्रोवर्सी से अपने होने का एहसास दिलाता रहता है। खैर, इन सब बातों को समझने के बाद कि दुनिया भर के ताकतवर, मशहूर और चेंज मेकर्स का इस सिंबोलिज्म का इस्तेमाल इस बात का सबूत नहीं है कि इल्यूमिनाटी आज भी एक्शन में है। अगर है तो इसने किन खास इवेंट्स को अंजाम दिया है, या फिर इल्यूमिनाटी के नाम पर सरकार गुनाहों पर पर्दा डाले रखने की कोशिश करती है? इंसान की फितरत है छोटी छोटी बात को अलग अलग नजरिए से अपने मतलब निकालकर उसे बढ़ा चढ़ाकर दर्शाना। किसी के बात करने के अंदाज से लेकर बॉडी लैंग्वेज तक सभी को इंटरप्रेट और मिस इंटरप्रेट किया जाता है, और बड़े स्टेज के सेलिब्रिटीज, पॉलिटिशियंस भी इसके असर से दूर नहीं। अफवाहों को भी फैलते देर नहीं लगती, लेकिन जैसा कि अंग्रेजों में एक मशहूर कहावत है, देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर, यानी बिना आग के धुआं नहीं हो सकता। वैसे ही दुनिया भर में कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट्स, एनालिस्ट्स और एक्सपर्ट्स की नजर इल्यूमिनाटी की सच्चाई को लोगों के साथ बांटने की कोशिशें कई सालों से जारी रही हैं, और हो भी क्यों ना। ऐसे कई स्कैंडल्स, कंट्रोवर्सीज और ग्लोबल इवेंट्स हुए हैं जो देखने और सुनने वालों को यह सोचने पर विवश कर देते हैं कि जरूर उन हादसों के पीछे और बहुत कुछ है। पर्दे के पीछे कोई और भी मौजूद है जो एक कठपुतली के खेल की तरह
इन इंसिडेंट्स को अंजाम दे रहा है। इसके बाद साल दर साल हर दशक में इल्यूमिनाटी को ऐसे कई हिस्टोरिकल, सोशल और पॉलिटिकल इवेंट्स से जोड़ा गया जिनका दुनिया पर काफी गहरा असर पड़ा है, और दिलचस्पी से ज्यादातर वाकये अमेरिका में ही देखे गए, जैसे वाटरगेट स्कैंडल, प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी की हत्या, हॉलीवुड के मशहूर एक्टर पॉल वॉकर की अचानक एक कार एक्सीडेंट में मौत, और इनके अलावा कई और सस्पेंसफुल हैपनिंग्स। गौर से परखने पर एक्सपर्ट्स अपने शक की सुई सीधे सीधे इल्यूमिनाटी पर ही खींचते हैं। क्या ये इंसिडेंट्स इस पावरफुल सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन की एक नई दुनिया बनाने की मुहिम है? चलिए जानते हैं। साल 1972 कुछ नकाबपोश चोर रात के अंधेरे में अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में स्थित वाटरगेट कॉम्प्लेक्स नाम की गवर्नमेंट बिल्डिंग में घुसते हैं। यह बिल्डिंग दरअसल डेमोक्रेटिक नेशनल कमिटी का हेडक्वार्टर्स था। जब इस वाकये का खुलासा हुआ तो खुद यूएस प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन को अपनी रेपुटेशन, पॉलिटिकल करियर और प्रेसिडेंसी से हाथ धोना पड़ गया। खबर फैली कि वो चोरों का गुट किसी सीक्रेट ग्रुप के ऑर्डर्स पर कुछ बहुत ही अहम और खुफिया कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स चुराने बिल्डिंग में दाखिल हुआ, जो कि अमेरिकन नेशनल सिक्योरिटी और इंटरनेशनल पॉलिसी से ताल्लुक रखते थे। इस स्कैंडल की सबसे दिलचस्प बात यह थी कि अदालत में पेश होने के बजाय प्रेसिडेंट निक्सन ने यूएस प्रेसिडेंसी से इस्तीफा देना बेहतर समझा। पर क्यों? क्या देश की आन से ज्यादा उन्हें इस सीक्रेट ग्रुप का डर था? कौन थे ये लोग जिन्होंने ये पेपर्स गायब करने के लिए हिम्मत की? कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट्स का मानना है कि सदियों से हर एक यूएस प्रेसिडेंट इल्यूमिनाटी के अधीन रहा है। तो क्या निक्सन भी इसी दबाव के चलते इस स्कैंडल का हिस्सा थे? इन सवालों के जवाब लोगों को तब मिले जब इन्वेस्टिगेशन से आखिरकार जाहिर हो गया कि वाटरगेट महज एक पॉलिटिकल स्कैंडल ही था, ना कि कोई बहुत बड़ी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को कायम करने वाली कोई कॉन्स्पिरेसी। तो इसका मतलब यह हो सकता है कि निक्सन ने जानबूझकर लोगों के बीच इस इंसिडेंट में इल्यूमिनाटी के होने की बात फैलाई हो, ताकि उनके पॉलिटिकल इरादों में लोगों की नजर अड़चन ना बने। मगर यह पहली बार नहीं था जब इल्यूमिनाटी को कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा बनाया गया हो। ऐसा कई बार हुआ है। जैसे अगर हम दूसरे इंसिडेंट के बारे में बात करें तो साल 1815 में हुआ बैटल ऑफ वाटरलू यूरोप और दुनिया के इतिहास को बदलने वाला हादसा था। नेपोलियन बोनापार्ट पूरे यूरोप पर राज करने पर आमादा था और ऐसा लग रहा था जैसे उसकी जीत पक्की है। नेपोलियन के लगभग 70,000 और कोलिशन के कुछ 1,20,000 फौजी जंग के मैदान में भिड़ गए और एक खूनी खेल शुरू हो गया। जंग का नतीजा यह निकला कि नेपोलियन को बुरी हार का सामना करना पड़ा और पैक्स ब्रिटानिका नाम से चला शांति का दौर यूरोप में आया। वाटरलू के बारे में खास बात यह है कि कई लोग ये मानते हैं कि नेपोलियन की हार के पीछे भी इल्यूमिनाटी का ही हाथ था, जिन्होंने उसकी फौज के कई ऑफिसर्स को रिश्वत देकर खरीद लिया था। जहां नेपोलियन का यह मानना था कि वाटरलू में फतह कभी आसान नहीं होगी, वहीं उसकी नाक के नीचे उसी के जनरल्स खुफिया तौर पर दल बदल रहे थे और देखते ही देखते यूरोप की किस्मत ही बदल गई। मगर यहां एक बात पर ध्यान देना जरूरी है कि थियरिस्ट्स ने वाटरलू की जंग को भी इल्यूमिनाटी से जोड़ने में कसर नहीं छोड़ी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हॉलीवुड फिल्मों के जरिए लोगों को कई मंजर दिखते हैं। हीरो के हैरत अंगेज कारनामे, दिल को छू जाने वाली फीलिंग्स और इमोशंस, और इन कहानियों के हीरो सुपरस्टार्स बन जाते हैं। पॉल वॉकर भी अपनी एक्शन फिल्म्स के जरिए एक ग्लोबल सुपरस्टार बन गए। लेकिन 30 नवंबर 2013 को एक जानलेवा कार एक्सीडेंट में अचानक उनकी मौत होने से दुनिया भर में फैले उनके फैंस को सदमा तो लगा ही, उसके साथ ही उनकी मौत को एक्सीडेंट के बजाय एक सोची समझी साजिश भी करार दे दिया गया। इस बात पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है कि वॉकर को इल्यूमिनाटी के मेंबर्स ने ही
एक ड्रोन स्ट्राइक से मार डाला, क्योंकि उनके हाथ इस ऑर्गेनाइजेशन की